अब आता है 10 मार्कर्स। ये है 200 शब्द में इसको लिखना होता है 10 मार्कर्स को। और ये क्वेश्चन है नातेदारी के नियामक व्यवहारों का स्व उदाहरण वर्णन कीजिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नातेदारी का, और यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। एक बार ओवरऑल यही क्वेश्चन आ गया था, एक बार परिहार और परिहास संबंध में अंतर्वत, परिहार परिहास संबंध विपरीत व्यवस्थाएं हैं, इस तरह से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब एक बार टोटल 6 जो नातेदारी व्यवहार है उनको पूछ लिया गया है, और एक बार जो है केवल 2 ही नातेदारी व्यवहार परिहास और परिहार को पूछा गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम अपना फॉर्मेट बता देते हैं, एक आउटलाइन हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर कोने में बता देंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका अर्थ लिखेंगे, फिर नातेदारी व्यवहार, और फिर आएगा निष्कर्ष। इतनी चीजें हमें जो है इसमें लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे विवाह से। नातेदारी विवाह तथा परिवार का परिणाम होती है, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। नातेदारी क्या है, नातेदारी विवाह तथा परिवार का परिणाम होती है। विवाह के माध्यम से संतानें जन्म लेती हैं, माता पिता तथा संतान मिलकर एक परिवार का सृजन करते हैं, परिवार के सदस्य आपस में संबंधित होकर के नातेदारी का विकास करते हैं। तो इस तरीके से जो है नातेदारी का इंट्रोडक्शन आपको लिखना है ना। नातेदारी विवाह तथा परिवार का परिणाम है, परिणाम है। सबसे पहले आता है विवाह। विवाह के माध्यम से क्या होता है, विवाह के माध्यम से समाज तथा कानून के द्वारा स्त्री पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, जिससे क्या होता है, संतानें जन्म लेती हैं, माता पिता तथा संतानें एक परिवार का निर्माण करती हैं, परिवार के जो लोग हैं, परिवार के जो संबंधी हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होकर के नातेदारी का विकास करते हैं, ठीक है। विवाह के माध्यम से, विवाह के माध्यम से स्त्री तथा पुरुष को, विवाह के माध्यम से स्त्री तथा पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की, यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक तथा कानूनी स्वीकृति प्राप्त होती है, स्वीकृति प्राप्त होती है, जिससे संतानें जन्म लेती हैं, माता पिता तथा संतान मिलकर एक परिवार का सृजन करते हैं। परिवार का, मैं आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक परिवार का सृजन करते हैं, परिवार का सृजन करते हैं। परिवार के सदस्य
आपस में संबंधित होकर नातेदारी का विकास करते हैं। नातेदारी का विकास करते हैं। ये इस तरीके से ये जो है इसका मीनिंग मैंने बताया है, सॉरी इंट्रोडक्शन बताया है। अब यहां पर हमें क्या करना है, एक डायग्राम यहां पर बनाएंगे। ये हो गया विवाह। विवाह मैंने परिवार के वहां पर भी इस तरह का डायग्राम बनाया था और यहां पर मैं बना रहा हूं विवाह। विवाह के द्वारा क्या होता है, यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक तथा कानूनी स्वीकृति ये विवाह के द्वारा होता है। इसका परिणाम क्या है, संतानोत्पत्ति। इससे संतानोत्पत्ति होती है। संतानोत्पत्ति से माता पिता संतान ये होती है। फिर एक परिवार का निर्माण होता है। ये मिलकर के परिवार का सृजन करते हैं और इससे नातेदारी का विकास होता है। इससे नातेदारी विकसित हो जाती है। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपको बनाना है। ये मैंने परिवार के वहां पर बनाया था, यहाँ पर भी बना सकते हैं। परिवार के वहां मैंने बनाया था परिवार तक। अब चूंकि हम नातेदारी की यहाँ बात करें तो नातेदारी को आगे हम बढ़ा देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद फिर इसका अर्थ लिखना है ना, अर्थ। अर्थ क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से जो संबंध विकसित होते हैं उनको जो है नातेदारी कहा जाता है ना। सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जिन विशेष संबंधों विशिष्ट संबंधों इसमें हम लिख देंगे विवाह तथा रक्त संबंध। है ना। जिन विशेष संबंधों विवाह तथा रक्त संबंध द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं,
उन्हें नातेदारी होते हैं उन संबंधों को उन संबंधों को नातेदारी के अंतर्गत रखा जाता है, नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ये है इसका मीनिंग। ठीक है, चूंकि मीनिंग पूछा नहीं गया है इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। इसमें सीधे नातेदारी व्यवहार पूछे गए हैं, चूंकि नातेदारी व्यवहार बहुत अच्छे हैं टोटल, तो इसलिए हम उनका ज्यादा डिटेल करेंगे। और इंट्रोडक्शन और जो हमारा अर्थ है वो शॉर्ट में ही लिखना है ना, बहुत ज्यादा डिटेल हम यहाँ पर नहीं कर सकते। अब नातेदारी व्यवहार के अंतर्गत 6 तरह के व्यवहार आते हैं ना, यहाँ पर हम बता देंगे। नातेदारी व्यवहार हेडिंग लिखना पड़ेगी, यहां पर लिखेंगे हेडिंग नातेदारी व्यवहार, ऐसा करके इसके अंतर्गत ऐसा लिखेंगे। इसके अंतर्गत 6 प्रकार के व्यवहार आते हैं। इसके अंतर्गत 6 प्रकार के व्यवहार आते हैं, ऐसे लिखना है, ऐसे। ठीक है, पहला है परिहार, है ना। परिहार क्या होता है? परिहार का मतलब विमुखता, दूरी, है ना। तो इसमें जो है दो संबंधी आपस में डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, आपस में दूरी बना करके रखते हैं, है ना। तो आपको शॉर्ट में पहले परिहार का मतलब लिखना है, फिर इसमें एग्जाम्पल आपको देना। 2 चीजें ही यहाँ पर आपको बताना। परिहार पर्टिकुलर आता है तो फिर इसके कारण भी लिखे जाते हैं, इसमें कारण भी आते हैं। आपको परिहार परिहास अलग अलग भी पूछ सकता है, दोनों को एक साथ पूछ सकता है, जैसा कि पूछा भी गया है ना। परिवार पर्टिकुलर भी आ सकता है, परिहास भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 6 हमें एक साथ लिखना है। बहुत ज्यादा कंटेंट है ये, तो वो शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ परिहार का अर्थ बताना है शॉर्ट में, और एग्जाम्पल देना है, बस, और कुछ नहीं लिखना है ना। परिहार के अंतर्गत या इसके अंतर्गत 2 संबंधी आपस में विमुखता तथा दूरी बनाए रखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया को टालने का प्रयास करते, ये है उसको कहते हैं परिहार, है ना। इसमें क्या है, 2 संबंधी क्या करते हैं, आपस में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, आपस में विमुखता रखने के लिए क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया जो है टालने का प्रयास करते हैं, तो उसको बोलते हैं परिहार, है ना। मतलब डिस्टेंस मेंटेन करने का प्रयास है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे इसके अंतर्गत 2 संबंधी दूरी बनाए रखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया टालने का प्रयास करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया टालने का प्रयास करते हैं। ये बस। अब यहां पर आ जाएगा उदाहरण, है ना। ये यहाँ पर नीचे से भी लिख सकते हैं उदाहरण, और सही रहेगा, बीच के बीच ना लिखकर हम यहाँ से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। उदाहरण देखिए, भारतीय समाज में पुत्रवधू, ज्येष्ठ, सास, ससुर, इनके बीच जो है
परिहास संबंध पाया जाता है ना। तो यहां पर लिखेंगे भारतीय समाज में पुत्रवधू तथा सास ससुर एवं ज्येष्ठ के मध्य परिहार प्रचलित है, ऐसे करना। फिर यहां पर एक एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश की भील जनजाति का दे देंगे, है ना। मध्य प्रदेश की भील जनजाति में क्या है, पुत्रवधू और ससुर एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, ये जो है प्रचलित है भील जनजाति में, है ना। भील जनजाति मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है उसमें पुत्रवधू तथा पुत्रवधू तथा ससुर एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। मुंह नहीं देखते हैं, ये भील जनजाति का उदाहरण है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति का उदाहरण दिया क्योंकि आपके सिलेबस में मध्य प्रदेश के संदर्भ में नातेदारी 5 यूनिट में दिया हुआ है, तो उस संदर्भ में भी ये यहां से कवर हो जाता है। तो ये पहला हो गया परिहार संबंध। अब आता है परिहास। परिहास संबंध क्या है, परिहार का जस्ट अपोजिट है ना। परिहार का क्या है, जस्ट अपोजिट है। और इसमें क्या होता है कि दो संबंधी हैं, दो रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, गाली गलौज है ना, एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, ये सारी एक्टिविटी जो है इसमें की जाती है, उसको बोलते हैं परिहास। परिहास मतलब हंसी मजाक, है ना, ठीक है। विनोद, हरी में हंसी मजाक करना है, एक दूसरे का मजाक उड़ाना है, ये इसके अंतर्गत दो संबंधी आपस में हंसी मजाक गाली गलौज एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि व्यवहार करते हैं ना, आदि व्यवहार करते हैं। फिर इसमें उदाहरण देना है। इस तरह के संबंध जो है विवाह संबंधियों के बीच ही पाए जाते हैं। इसमें इस तरह के रिलेशंस होते हैं जिनके बीच ही पाया जाता है। उदाहरण हम दे देंगे, जैसे जीजा साली, देवर भाभी, बस इतने आदि करके ऐसा लिख देंगे, इनके बीच ये संबंध पाया जाता है। तो यहां पर उदाहरण एक आध दे देंगे।
मध्य प्रदेश की जो गौंड जनजाति है उसमें ममेरे फुफेरे, भाई बहनों तथा दादा पोती के बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं। गौंड जनजाति, गौंड जनजाति में ममेरे फुफेरे है ना, गौंड जनजाति में ममेरे फुफेरे, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच, भाई बहनों के बीच बहनों के बीच है ना, ये संबंध पाया जाता है। मैंने स्पेस कम की होने की वजह से मैंने पूरा नहीं सेंटेंस किया, वो आप देख लेना। ये इस तरह से ठीक, तो ये हो गया परिहार। इसके बाद माध्यमिक संबोधन मैंने बता दिया है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं तीसरा प्रकार है माध्यमिक संबोधन। वापस यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने पीछे बता दिया माध्यमिक संबोधन वहां पे, ये हो गया। इसके बाद आता है मातुले, मातुले, मातुले ये मामा, मातुल मतलब होता है मामा, यानी माँ के भाई, हमारे माँ के जो भाई वो मामा कहे जाते हैं, उनको मातुल बोला जाता है। तो मातुल जो है यानी मामा का जो स्थान होता है अपने भांजे के लिए, उस तरह का जो व्यवहार है उसको कहते हैं मातुले। मतलब कहने का यहाँ पर ये हुआ कि बच्चे के माँ का, बच्चे के माता का जो, बच्चे के जो मामा का स्थान है वो पिता से भी ऊपर होता है ना। मामा का पिता से ज्यादा अपने भांजे पर अधिकार होता है। तो मातृसत्तात्मक परिवारों में इसका प्रचलन होता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत व्यक्ति के मामा का उसके जीवन में, उसके जीवन में विशेष महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। और व्यक्ति जो है अपने मामा की संपत्ति का अधिकारी होता है। व्यक्ति अपनी मामा की संपत्ति का अधिकारी होता है। ये है ना, मतलब मामा ही जो है उसके विवाह के संबंध में निर्णय लेता है, उसके फ्यूचर के संबंध में मामा निर्णय लेता है। कुल मिलाके जो है उसके जीवन में मामा का बहुत बड़ा स्थान होता है। मतलब पिता से भी ज्यादा दर्जा जो है उस बच्चे के मामा का होता है। इसको बोलते हैं मातुले। इस तरह की जो व्यवस्था है ये ज्यादातर मातृसत्तात्मक समाजों में प्रचलित होती है। जैसे मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, खासी है, गारो है, नायर है, इन जनजातियों में जो है इस तरह की व्यवस्था प्रचलित है। यहाँ पर उदाहरण आपको लिखना है। उदाहरण खासी, गारो, नायर जनजातियां ना। ये स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है। तो ये इस तरीके से तीसरा, चौथा हो गया। ये दूसरा है, तीसरा माध्यमिक हो गया, ये चौथा है। फिर आता है पांचवा पितृ स्वाश्रय। पितृ स्वाश्रय ये जो है पितृ सत्तात्मक समाजों में प्रचलित होती है। ये व्यवस्था कहां पर प्रचलित है? नियम की व्यवहार पितृ सत्तात्मक समाज में प्रचलित है। जैसे मातृ सत्तात्मक समाजों में जो है मामा का स्थान महत्वपूर्ण होता है, वैसे पितृ सत्तात्मक समाजों में बुआ का स्थान काफी महत्व रखता है। पितृ स्वाश्रय मतलब पिता की बहन है ना, पिता की बहन मतलब बुआ होती है। तो पितृ सत्तात्मक समाजों में बुआ का उसके भतीजे के जीवन में बड़ा महत्व होता है। बुआ ही जो है अपने भतीजे के लिए जो है
संबंध, विवाह संबंध ढूंढती है, लड़की ढूंढती है, और विवाह संबंधी सारे निर्णय उसको लेना होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है पितृ स्वसरा मतलब बुआ का खास महत्व उसके जीवन में होता है। इसके अंतर्गत पितृ सत्तात्मक समाजों में व्यक्ति की बुआ का विशेष महत्व होता है, विशेष महत्व होता है ना। उसके विवाह संबंधी सभी जो निर्णय है वो बुआ द्वारा लिए जाते हैं, होता है उसके विवाह संबंधी सभी निर्णय बुआ द्वारा लिए जाते हैं। बस इतना लिखना है, ज्यादा डिटेल हम नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस की दिक्कत आएगी। संबंधी निर्णय, उसके विवाह संबंधी सभी निर्णय बुआ द्वारा लिए जाते हैं, बुआ द्वारा लिए जाते हैं। थोड़ा सा और इधर से लिखना पड़ेगा, बुआ द्वारा लिए जाते हैं, ये हो गया। अब इसमें उदाहरण आपको बताना है ना। उदाहरण के अंतर्गत जैसे मध्य प्रदेश की गोंड तथा भील जनजाति का उदाहरण यहां पर देंगे। उदाहरण मध्य प्रदेश की गोंड तथा भील जनजाति। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो नाभि नाल है वो बुआ द्वारा निकाली जाती है। बच्चे का नाभि नाल रस्म होती है, ये नाभि नाल बुआ करती है। ये तो ये इस तरीके से लास्ट है छठा नियम की व्यवहार है, इसको कहते हैं सह प्रसविता या सह कष्टी भी बोलते हैं इसको, सह कष्टी, इसी का नाम है सह प्रसविता। सह प्रसविता का मतलब होता है ये प्रसव काल से संबंधित है। एक्चुअली ये जो व्यवस्था है ये प्रसव काल से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जब स्त्री को संतान होने वाली होती है तो स्त्री जिन कष्टों को, जिन निषेधों को सहन करती है, जिन निषेधों का पालन करती है, वो सभी जो है उसके पति को भी उन निषेधों का पालन करना होता है। जैसे पत्नी क्या है, एक कमरे में रहती है, वो किसी को छू नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती है, और उसको भोजन जो है बहुत ही लिमिटेड दिया जाता है, बहुत अलग भोजन दिया है, तो उसको पथ्य बोलते हैं। पथ्य को भोजन करती है और किसी को छू नहीं सकती, कहीं बाहर नहीं जा सकती है। तो पति को भी जो है ये सारे निषेधों का पालन करना होता है जब तक संतान नहीं हो जाती और पूजा नहीं हो जाती है। ये असम की जो खासी जनजाति है उसमें ये प्रथा है कि जब तक जो है संतान नहीं हो जाती, पूजा नहीं हो जाती, तो वो नदी पार नहीं कर सकता। पति पत्नी दोनों नदी पार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से सह प्रसवता, ये प्रसव काल से संबंधित है। शॉर्ट में बता देता हूं, प्रसव काल से संबंधित है। है ना। और इसमें जब स्त्री को संतान होने वाली होती है तो जिन निषेधों का पालन स्त्री करती है उन सभी निषेधों का पालन उसके पति को भी करना होता है। यानी जो है वो उसी के साथ कमरे में रहता है, उसके कष्टों को महसूस करता है, और जो भोजन पत्नी को दिया जाता है वही भोजन उसको दिया जाता है, वो करता है। तो ये जो है सह प्रसवता होती है। और ये सबसे पहले इसका जो प्रचलन ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में पाया गया है, और मध्य प्रदेश भारत में जो है खासी है, टोडा है, ओरांव है, हो है,
इन जनजातियों में इसका प्रचलन, यहाँ पर उदाहरण जो है स्पेस कम होने की वजह से मैंने बताया नहीं। तो ये इस तरीके से न्यामकी व्यवहार कंप्लीट हो जाते हैं। इन बाद में आपको इसका कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष बाद में आएगा। तो उसमें आपको ये लिखना है कि ये जो न्यामकी व्यवहार है, इन व्यवहारों की वजह से जो है संबंधों में मधुरता, प्रगाढ़ता और मर्यादा बनी रहती है ना। इन न्यामकी व्यवहारों की वजह से जो है व्यक्तियों के जो संबंध है उनमें मधुरता बनी रही। जैसे परिहार संबंध होते हैं, मधुर बने संबंध अच्छे रहते हैं। परिहार संबंध जो है उनमें मर्यादा का ध्यान रखा जाता है ना। तो इन न्यामकी व्यवहारों की वजह से व्यक्तियों के जो आपसी संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता भी है, मधुरता भी है और मर्यादा भी है। इन तीनों का सामंजस्य जो है होता है, जिससे जो है परिवार एक परस्पर सहयोग के ढंग से काम करता है, सहयोगात्मक ढंग से काम करता है और जो है एक दूसरे का सपोर्ट करता है। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो जो है उसको पूरा परिवार मदद करता है और इस तरीके से जो है व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से आपको इसका कंक्लूजन लिखना है। ज्यादा कंक्लूजन नहीं लिख सकते क्योंकि ये कंटेंट ज्यादा हो जाता है। तो 3 लाइन में ज्यादा हमें जो है इसका निष्कर्ष लिखना पड़ेगा, जितना समय होता है, क्योंकि ये न्यामकी व्यवहार जो 6 हैं ये काफी बड़े हैं और इनसे जो है बहुत इनको शॉर्ट में लिखने की जरूरत पड़ती है। तो वो आपको जो है ध्यान रखना है कि इनका कंटेंट ज्यादा नहीं हो पाए, शॉर्ट में हम सारी चीजें समेटें। क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दी तो पता चला कि 3-4 ही न्यामकी व्यवहार हो पाए और 2 आपके छूट रहे हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे, नंबर ही नहीं मिलेंगे। इसलिए स्टार्टिंग से आपको शॉर्ट करके लिखना है। उसका तरीका यह है कि पहले से उनको नोट कर लो, पहले से प्रैक्टिस कर लो, तो आपको हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो जाता है आज। और नेक्स्ट इसी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेके उपस्थित होंगे और इसी तरह से जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। आज आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।